नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से ही प्रारंभ किया गया है। इस क्रैश कोर्स से संबंधित कक्षाएं आप कल सुबह यानी 15 मई को भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे WHO में सुधार, श्रीलंका के संकट से सबक, जूट उद्योग तथा फिनलैंड स्वीडन नाटो सदस्यता और तुर्की के विरोध पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं WHO में सुधार पर। कोविड-19 महामारी के तीसरे वर्ष में हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन में देशों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार के बहुचर्चित मुद्दे को उठाया गया है। कोविड-19 के पश्चात जिस प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका रही है उसके चलते अनेक बार विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे वैश्विक स्वास्थ्य निकाय को मजबूत करने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में हमें न केवल WHO के इतिहास अपितु उसकी भूमिका, कार्यों और उसके समक्ष चुनौतियों को भी जानना आवश्यक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की, तो ये क्या है। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का भी हिस्सा है और इस रूप में 2030 तक महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ये प्रयास करती है। WHO का संविधान जो एजेंसी की शासी संरचना और सिद्धांतों को स्थापित करता है, इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जिसमें 6 अर्ध स्वायत्त क्षेत्रीय कार्यालय और दुनिया भर में 150 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी जिसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एजेंसी की प्रमुख शासी निकाय यानी विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली बैठक जुलाई 1948 को हुई थी और WHO ने लीग ऑफ नेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इंटरनेशनल दी हाइजीन पब्लिक नामक संगठन की संपत्ति, कर्मियों और कर्तव्यों को शामिल किया था जिसमें रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण कार्य को भी शामिल किया गया है। वित्तीय और तकनीकी साधनों के एक महत्वपूर्ण प्रवाह के बाद से इसने 1951 से कार्य करना प्रारंभ किया है। जब बात की जाती है WHO की मुख्य शासी निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की संरचना पर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि WHA यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसका प्रमुख शासी निकाय है जो सभी 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से बना है, जो एजेंसी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सभा सालाना आयोजित की जाती है और महानिदेशक का चयन करने, लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारण करने और WHO के बजट और गतिविधियों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। इसके वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम हैं जो इथोपिया के
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विदेश मंत्री रहे हैं और इन्होंने जुलाई 2017 से अपने 5 साल के कार्यकाल को प्रारंभ किया था। जब हम बात करते हैं WHO के अधिदेश यानी मैंडेट की, तो इसके व्यापक अधिदेश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की वकालत, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों की निगरानी, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए अनुक्रियाओं का समन्वय और मानव स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देना शामिल किया गया है। यह देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करता है और विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर भी डेटा एकत्र करता है। इसका प्रमुख प्रकाशन विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट है, जो सभी देशों पर वैश्विक स्वास्थ्य विषयों और स्वास्थ्य आंकड़ों के विशेषज्ञ आकलन को प्रदान करता है। हालांकि इतने विशाल कार्यों के बावजूद 2019 के बाद से लगातार WHO आलोचना के दायरे में है, क्योंकि सवाल तब से उठने लगे हैं जब WHO के निदेशक के द्वारा चीन की प्रशंसा की गई कि उसने किस प्रकार से कोरोना महामारी को संभाला और पारदर्शिता के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया था। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि चीन का डाटा को गुप्त रखने का इतिहास रहा है और यह कहा जा रहा है कि उसने शुरुआती दौर में महामारी के प्रकोप की सीमा को भी छुपाया था। इसके अलावा समय समय पर कोरोना को लेकर WHO के द्वारा कई प्रकार के आश्चर्यजनक दावे भी किए गए हैं। जैसे कि एक बार WHO के द्वारा ये कहा गया कि मास्क का उपयोग केवल लक्षण वाले लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए और यात्रा प्रतिबंध वायरस के प्रसार को रोकने में अप्रभावी हैं। हालांकि बाद में इसको लेकर WHO की आलोचना भी की गई। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हाल के वर्षों में WHO की कार्य संरचना और शासी निकाय पर चीन का प्रभाव बढ़ते देखा गया है, जिसके चलते अनेक बार इसे आलोचना के चलते चीनी स्वास्थ्य संगठन के रूप में भी आलोचित किया जाता है। WHO पर यह भी आरोप लगाया गया है कि जब चीनी सरकार के द्वारा कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग को लेकर देरी की गई, तो इसके बावजूद WHO के द्वारा उसकी आलोचना नहीं की गई और न ही उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई को किया गया था। जबकि इस बात को सार्वजनिक रूप से माना जाता है कि चीन आंकड़ों की अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है, यानी आंकड़ों को पूर्ण रूप से जारी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद WHO ने जनवरी 2020 तक इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि वायरस का मानव से मानव संचरण हो सकता है अथवा नहीं। इससे कोरोना वायरस के प्रति अनुक्रिया करने में और देरी हुई, जिसने आगे चलकर महामारी को बढ़ा ही दिया था। यह भी कहा जाता है कि WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के लिए हफ्तों इंतजार किया। हालांकि इससे देशों को इसके संदर्भ में अनुक्रिया करने में और देरी हुई, जिससे स्थिति और गंभीर होती गई थी। विशेष रूप से पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काल में जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा चीन पर लगातार आरोप लगाए गए, उसके चलते भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के समक्ष बेहतर निर्णय करना कठिन होता गया। हमें ध्यान रखना होगा कि WHO के बजट के संदर्भ में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। WHO के समक्ष एक दुविधा यह भी है कि किस प्रकार से उसके सदस्य राष्ट्रों के द्वारा बाध्यकारी आर्थिक योगदान किए जाने के बजाय स्वैच्छिक योगदान अधिक किया जाता है, जिससे अनेक बार WHO के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया करने के संदर्भ में वित्तीयन की कमी देखी जाती है। इस संदर्भ में WHO को पहले सदस्य देशों के द्वारा अनिवार्य फंडिंग में वृद्धि के साथ शुरुआत करनी चाहिए। कई वर्षों से देखा जा रहा है कि WHO के संदर्भ में अनिवार्य योगदान कुल बजट के 1/4 से भी कम रहा है, जो WHO की कुशलता को बाधित कर देता है, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। WHO को यह भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि सदस्य राज्य मानदंडों का पालन करें और वैश्विक नुकसान का कारण बनने वाले बीमारी के प्रकोप के मामले में WHO को सचेत करें। कानूनी रूप से बाध्यकारी
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के तहत सदस्य राज्यों से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की पहचान करने, उसकी रिपोर्ट करने और अनुक्रिया करने के लिए मुख्य क्षमताएं होने की उम्मीद की जाती है। किंतु इसके संदर्भ में विडंबना यह है कि सदस्यों को गैर अनुपालन के लिए दंड का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके संदर्भ में हमें डब्ल्यूएचओ को और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में होने वाली बीमारी के प्रकोप से किसी भी सार्थक सुरक्षा के लिए आवश्यक बदलाव किए जा सकें। हाल के समय में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे समक्ष एक नवीन प्रकार की विश्व व्यवस्था कार्य कर रही है। अब विश्व की व्यवस्था में कोरोना से पहले और कोरोना के बाद जैसी अवधारणाओं का प्रसार आम हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में 1940 के दशक की वैश्विक संस्था की संरचना मानवता को 2020 और उसके बाद की चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं कर सकती हैं। अतः एक राष्ट्र के रूप में भारत के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और बृहत्तर रूप में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में मूलभूत सुधारों के लिए आवाज उठाना सही ही है, जिसको और पारदर्शी, सक्षम और जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में न केवल उभरते विकासशील राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना होगा, अपितु विकसित और विकासशील देशों को एक धरातल पर लाकर कार्य करना भी सुनिश्चित करना होगा। तभी विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं का बेहतर प्रशासन सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से श्रीलंका के संकट से सबक की। कोलंबो की सड़कों पर हफ्तों की उथल पुथल, नागरिक विरोध, पुलिस की जवाबी कार्रवाई से भड़की हिंसा आदि की पृष्ठभूमि में हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के द्वारा अपने पद को छोड़ दिया गया। उनके स्थान पर विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को उनके स्थान पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हालांकि श्री विक्रमसिंघे के समक्ष श्रीलंका के वित्त को बहाल करने का कार्य एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे अनेक बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैसे कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार इस महीने लगभग $50 मिलियन है, जो कि ऋण चुकाने के लिए आवश्यक राशि से बहुत कम है और आवश्यक भोजन, ईंधन और दवाएं खरीदने के लिए जो आवश्यक है उसका भी लगभग 1/4 हिस्सा ही है। इसके अलावा पिछले महीने पर्यटकों के आगमन में भी आधे से अधिक कमी देखी गई है, जो डॉलर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% देखा जाता है। इसके अतिरिक्त अस्थिरता और हिंसा के चलते कई लोगों ने अपने श्रीलंका जाने की योजना को रद्द कर दिया है, जिससे श्रीलंका के समक्ष विकल्प कम हो जाते हैं। इसके अलावा चाय जैसे महत्वपूर्ण निर्यात में पिछले एक साल में लगभग 10% की गिरावट देखी गई है, क्योंकि उर्वरक आयात पर रातों रात प्रतिबंध लगाने के एक विवादास्पद निर्णय के चलते कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई है और बिजली कटौती के चलते प्रसंस्करण भी प्रभावित होते देखा गया है। इसके अलावा जीडीपी अनुमान काफी कम होने की आशंका है और वर्तमान में इसको लेकर कोई वास्तविक अनुमान लगाने के लिए भी स्थिति बहुत अनिश्चित है। श्रीलंका को भुगतान संतुलन के संकट से दूर करने के लिए आईएमएफ की एक टीम एक संभावित बेल आउट पैकेज के बारे में कोलंबो में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रही है, लेकिन इसमें भी कई महीने लग सकते हैं। यह सुधारों पर एक कड़ी शर्तों के साथ आएगा, जिसे नई सरकार को लागू करना होगा। इसके अलावा श्रीलंका सरकार को भारत और चीन जैसे दानदाताओं के साथ भी बातचीत करनी पड़ सकती है, ताकि उसे लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर का वित्त प्राप्त हो सके। इस साल श्रीलंका पर 7 से 8 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी के चलते अगले कुछ वर्षों में श्रीलंका का विकास भी रुकता सा दिख सकता है। श्रीलंका के समक्ष ऋण जाल और विशेष रूप से चीनी ऋणों में कठोर शर्तें भी चिंता का कारक है, जिसके कारण श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह का नियंत्रण छोड़ना पड़ा है। हमें श्रीलंका में हो रही गतिविधियों के संदर्भ में भारत की स्थिति को भी समझने की आवश्यकता है।
जैसे कि भारत ने इस साल लगभग $3.5 बिलियन की अनुमानित सहायता की एक धारा को बनाकर रखा है, जिसमें खाद्य, ईंधन और दवाओं के लिए क्रेडिट लाइन, ऋण माफी और मुद्रा विनिमय व्यवस्था को शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के द्वारा श्रीलंका की सरकार और लोगों के प्रति समर्थन को भी व्यक्त किया गया है। राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध और गुस्से की पृष्ठभूमि में भारत ने इस सप्ताह एक बयान जारी करके कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के सर्वोत्तम हितों द्वारा निर्देशित है और इसमें नेतृत्व के किसी भी संदर्भ को छोड़ दिया गया था। श्रीलंका में जैसे ही हिंसा नियंत्रण से बाहर हुई और प्रधानमंत्री महिंदा और उनके परिवार को सुरक्षा के लिए एक नौसैनिक अड्डे पे ले जाया गया, तो कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने राजपक्षे से खुद को दूर करते हुए बयान जारी किए। एक बयान में इस बात से इनकार किया गया कि भारत के द्वारा उन्हें शरण दी गई है और एक अन्य बयान में उन अफवाहों का भी खंडन किया गया है कि भारत हस्तक्षेप करेगा या श्रीलंका में स्थिति को स्थिर करने के लिए अपनी सेना को भेजेगा। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के शपथ ग्रहण के बाद भारतीय उच्चायोग ने कहा कि वह नई सरकार के साथ काम करने को लेकर उत्साहित है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि श्रीलंका संकट के संदर्भ में भारत के समक्ष शरणार्थियों के प्रवाह में वृद्धि भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो आगे चलकर और ज्यादा हिंसा, आर्थिक संघर्ष के साथ साथ श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में तमिल बहुसंख्यक क्षेत्रों में संकट के आशंकित प्रभाव का भी कारण बन सकता है। क्योंकि इन सभी घटनाओं का तमिलनाडु पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है, अतः तमिलनाडु के नेता भी भारत से श्रीलंका में अधिक शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं, जो भारत के लिए और चिंताओं को ला सकता है। हालांकि हमें इस बात को भी समझना होगा कि श्रीलंका में जिस प्रकार से सत्ता का नाटकीय रूप में परिवर्तन देखा गया है, उससे मिलते जुलते उदाहरण और समानताएं हम अपने अन्य पड़ोसी देशों में भी देख सकते हैं, जहां पिछले एक साल में गैर चुनावी प्रकार के परिवर्तन देखे गए हैं। जैसे कि नेपाल में शेर बहादुर देउबा को पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ महीनों के विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जब उन्होंने सरसरी तौर पर संसद को खारिज कर दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के अविश्वास मत हारने के बाद संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री के रूप में भी पदभार को संभाला है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल पर अधिकार करने के लिए प्रधानमंत्री अशरफ गनी की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसी प्रकार से म्यांमार में भी एक सैन्य तख्तापलट में आंग सान सूकी के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका गया और पूरे राजनीतिक नेतृत्व को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। इस प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया अलग प्रकार की रही है। जैसे कि भारत ने नेपाल और श्रीलंका में नई सरकारों का समर्थन किया है, म्यांमार के शासन के साथ निरंतर जुड़ाव को बनाए रखा है, तालिबान शासन का विरोध किया है और पाकिस्तान में तो परिवर्तनों की ही अनदेखी कर दी गई है। श्रीलंका में देखे जा रहे इस प्रकार के संकट का भारत और इसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सबक हैं, जैसे कि पड़ोस के साथ जुड़ने में देश के नेतृत्व से परे शामिल होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेतृत्व एक पल में बदल सकता है। इस संदर्भ में पड़ोस के पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम यानी विपक्षी दलों से जुड़ना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्थाओं का घरेलू कुप्रबंधन एक मुद्दा है, क्योंकि सभी दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं कोविड महामारी, वैश्विक आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति की तिहरी मार के चपेट में देखी जा सकती हैं। इसका एक कारक रूस का यूक्रेन पर आक्रमण और लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध आदि भी हैं। भारत को इस परिदृश्य में अपने पड़ोस में हो रहे आर्थिक प्रभावों को अधिक बारीकी से जांचने की आवश्यकता है। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट भारत के पड़ोसियों को अमेरिका और चीन जैसी वैश्विक शक्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देंगे, जो निरंतर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं।
अतः भारत को दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाकर रखना भी आवश्यक है। इसके अलावा अति राष्ट्रवाद, बहुसंख्यक, संरक्षणवादी आर्थिक नीतियां, पड़ोस में सत्ता गंवाने वाले लोक लुभावन नेताओं की नीतियां रही हैं। इसमें यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चुनावी जनादेश चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लोकप्रियता नहीं अपितु सुशासन, राजनीतिक स्थिरता का बेहतर गारंटर है। हमें ध्यान रखना है कि आखिरकार यह भारत का पड़ोस है और यहाँ जो होता है वह भारत उसकी विदेश नीति, घरेलू नीति को यूरोप या पूर्वी एशिया की घटनाओं से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। भारत के पास अपने प्रत्येक पड़ोसी से बहुत बड़ा होने की अतिरिक्त चुनौती है और भारत को देशों के भीतर हस्तक्षेप किए बिना इस क्षेत्र के विकास पर अपनी चिंता को संतुलित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में भूगोल और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं जूट उद्योग की। जूट उद्योग हाल ही में खबरों में है क्योंकि पश्चिम बंगाल एक संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते कई जूट मिलें बंद हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि जूट मिलें कच्चे जूट को प्रसंस्करण करने के बाद बेचने वाली कीमतों से अधिक कीमत पर कच्चे जूट को खरीद रही हैं, जिससे समस्या देखी जा रही है। मिलें अपना कच्चा माल सीधे किसानों से प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि मिलों के स्थान से किसान दूर होते हैं। इसके चलते आवश्यक मात्रा प्राप्त करने के लिए मिलों को कई किसानों के पास जाना होगा, क्योंकि एक भी किसान पूरी मिल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है। इससे पूरी खरीद प्रक्रिया बोझिल हो जाती है क्योंकि अब खरीद बिचौलियों या व्यापारियों के माध्यम से की जाती है। एक मानक प्रथा के रूप में बिचौलिए अपनी सेवाओं के लिए मिलों से शुल्क लेते हैं, जिससे किसानों से जूट की खरीद, ग्रेडिंग और मिलों को गांठें आदि लाना शामिल होता है। हालांकि इससे जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलता है। सरकार के द्वारा किसानों से कच्चे जूट की खरीद के लिए एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि 2022-23 सीजन के लिए 4,750 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। हालांकि यह मिल तक पहुंचने में 7,200 रुपए प्रति कुंटल तक पहुंच जाता है, यानी अंतिम उत्पाद के लिए निर्धारित 6,500 रुपए प्रति कुंटल कैप से 700 रुपए अधिक। इसके चलते जूट मिल मालिकों के लिए जूट से उत्पादन करना ही अलाभकारी हो गया है, जिससे वे अपनी मिलें ही बंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जूट उद्योग पर चक्रवात का भी प्रभाव देखा गया है। मई 2020 में चक्रवात अम्फान की घटना और उसके बाद प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में बारिश के साथ स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक हो गई है। इन घटनाओं के कारण पिछले वर्षों की तुलना में कम उत्पादन और उपज हुई है। इसके अलावा इसके कारण 2020-21 में जूट फाइबर की निम्न गुणवत्ता का भी उत्पादन हुआ है, क्योंकि बड़े खेतों में जल जमाव के परिणाम स्वरूप किसानों को समय से पहले फसल की कटाई के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे संबंधित चिंताएं काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जूट क्षेत्र देश में 3.7 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका का भी समर्थन करता है। इस प्रकार मिलों का बंद होना श्रमिकों और किसानों के लिए एक सीधा झटका है, जिसके उत्पादन का प्रयोग मिलों में किया जाता है। इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार और असम सर्वाधिक प्रभावित हैं, क्योंकि भारत में जूट के कुल उत्पादन का लगभग 99% हिस्सा इन्हीं राज्यों का है। हमें जूट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं का भी पता होना चाहिए, जैसे कि जूट के उत्पादन के लिए तापमान 25 से 35 डिग्री होना चाहिए और वर्षा लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच देखी जानी चाहिए। इसमें अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी उत्पादन के लिए अच्छी रहती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान देखा जाता है।
हालांकि कुल उत्पादन क्षेत्र और व्यापार के मामले में बांग्लादेश भारत के 7% की तुलना में वैश्विक जूट निर्यात के 3/4 हिस्से के रूप में अग्रणी देखा जाता है। जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी भारत में केंद्रित है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी के चलते यहाँ उत्पादन बेहतर होता है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा हैं। इसके अलावा जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग बोरियों, चटाई, रस्सी, सूत, कालीनों और अन्य शिल्प कृतियों को बनाने में किया जाता है। हालांकि इसके बावजूद वर्तमान में जूट उद्योग संकट में देखा जा रहा है, जिसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे फिनलैंड, स्वीडन, नाटो सदस्यता और तुर्की के विरोध पर। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा नाटो में शामिल होने को लेकर इच्छा व्यक्त की गई है। हालांकि इसको लेकर वाद विवाद देखा जा रहा है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रीसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में कहा कि उनका देश फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के अनुकूल नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि संभवतः तुर्की पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग दोनों देशों को स्वीकार करने के लिए उठाए गए कदमों को वीटो करने के लिए कर सकता है। तुर्की के द्वारा मुख्य रूप से स्वीडन और अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों का नाटो में शामिल होने का विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि स्वीडन और अन्य स्कैंडिनेवियाई देश कुर्दों को मान्यता देते हैं, जिन्हें तुर्की आतंकवादियों के रूप में मानता है, और जो देश कुर्दों का समर्थन करता है, तुर्की उनका विरोध करता है। तुर्की का यह भी कहना है कि वह 1980 की गलती को दोहराना नहीं चाहता है, जब ग्रीस को नाटो के सैन्य विंग में फिर से शामिल होने के लिए तुर्की सहमत हो गया था। तुर्की का मानना है कि इससे ग्रीस को मौका मिल गया है कि वह नाटो की सहायता लेकर तुर्की का ही विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि नाटो में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि 30 सदस्य देशों में से प्रत्येक के पास संभावित वीटो है और तुर्की इसका प्रयोग कर सकता है। हालांकि फिनलैंड और स्वीडन के औपचारिक रूप से नाटो में शामिल होने के संदर्भ में आवेदन किए जाने की स्थिति में नाटो के द्वारा उनका खुले हाथों से स्वागत किए जाने की बात को कहा गया है। इस बीच स्वीडन के समक्ष भी स्थितियां बदली हैं, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से स्वीडन के समक्ष सुरक्षा वातावरण और जटिल हो गया है। इसके चलते स्वीडन नाटो में शामिल होने और इसके परिणाम स्वरूप रूस की जवाबी कार्रवाई पर अनुक्रिया करने पर लगातार विचार कर रहा है। इसके संदर्भ में स्वीडिश सरकार के द्वारा एक सुरक्षा नीति विश्लेषण तैयार किया गया है, जो इस बात के लिए आधार तय करेगा कि क्या वास्तव में स्वीडन को नाटो की सदस्यता लेनी है अथवा नहीं। इसके संदर्भ में आने वाले समय में विचार किए जाने की आशा है। रिपोर्ट में स्वीडन के लिए नाटो सदस्यता के कई फायदे होने की ओर इशारा किया गया है। साथ ही यह कई रणनीतियों को भी सूचीबद्ध करता है जो रूस प्रतिशोध में ले सकता है। इसमें साइबर और विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड हमले, स्वीडिश हवाई क्षेत्र या प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र का उल्लंघन शामिल हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मॉस्को से परमाणु हथियार के साथ रणनीतिक आक्रामकता का व्यवहार भी आशंकित है, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ रूस और फिनलैंड के मध्य भी तनाव देखा जा रहा है, जो रूस से फिनलैंड को बिजली आपूर्ति बंद किए जाने की धमकी के उदाहरण के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस प्रकार रूस का जिस तरीके से नॉर्डिक देशों से विवाद बढ़ रहा है, वह आगे चलकर यूरोप में और जटिलताएं पैदा कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, रोग के प्रकोप से निपटने के लिए WHO की क्षमता को बढ़ाने के लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है। WHO की आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, जैसे जैसे श्रीलंका का संकट नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, वह देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला है, भारत को श्रीलंका से क्या सबक मिलते हैं।
250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप रोग प्रकोप से निपटने के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका व कार्यों को स्पष्ट करेंगे। WHO की हालिया आलोचनाओं की व्याख्या करेंगे और आलोचनाओं के निवारण हेतु उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। इसके निष्कर्ष में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपको उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप श्रीलंका संकट का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप श्रीलंका संकट में हालिया घटनाक्रम की व्याख्या करेंगे, भारत के लिए इसके निहितार्थों को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त आंकड़े और उदाहरणों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपको उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।